दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। मूवी की स्टोरी काफी जबरदस्त है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग मेरे हिसाब से काफी कम है, क्योंकि जो सस्पेंस ये मूवी लास्ट तक बनाती है वो दिमाग हिला देने वाला है। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी 6 दिन चलती है। खैर, अब सबसे पहले हम जंगल के अंदर एक आदमी को किसी दूसरे आदमी को खींचते हुए ले जाते देखते हैं, जो शायद किसी आदमी की लाश थी। हालांकि इस बीच हमें दोनों का चेहरा नहीं दिखाया जाता, और फिर अचानक वो आदमी उस दूसरे आदमी के शरीर में आग लगा देता है। फिर आग की लपटें तेजी से उठती हैं और वो आदमी चुपचाप जंगल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल से, जो कि इस कहानी का पहला दिन है। हम देखते हैं कि बिग विजन टीवी चैनल पर सब तैयारी में जुटे होते हैं, क्योंकि आज उनके शो में पॉलिटिशियन अशोक आने वाला था। जबकि सीनियर इंचार्ज हरी अचानक होस्ट नैना को बताता है कि अशोक नहीं आ रहा, लेकिन नैना इससे बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी तैयारी करके रखी थी, पर अब गेस्ट नहीं आ रहा तो क्या होगा। तो हरी कहता है कि हमारे पास एक गेस्ट तो है, वही कैलाश, फिल्म इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार, इसलिए उसको बुला लेंगे। हालांकि नैना इसके लिए तुरंत मना कर देती है, क्योंकि उस पर हरासमेंट के कई केसेस थे। फिर इस पर हरी उसे समझाता है कि ठीक है, फिर इसी टॉपिक पर सवाल पूछो, इससे कंट्रोवर्सी होगी तो TRP अपने आप बहुत ऊपर चली जाएगी। अब नैना पहले तो तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से कैलाश सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने आ रहा था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए आखिरकार वो मान जाती है। इसके बाद शो शुरू होने वाला होता है और पूरे देश में लोग इसे देखने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब उसी समय हमें एक राइटर दिखता है, जिसका नाम एल्गार था। हम देखते हैं कि वो अपना रोज का काम करता है, नहाता है, भगवान की पूजा करता है और खाना खाता है। फिर वो घर से बाहर निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाता है और चाबी को दूर फेंक देता है, जैसे अब कभी वापस लौटना ही नहीं। इधर अब शो शुरू हो चुका था, जहां नैना सीधे कैलाश से उसके केसेस के बारे में पूछने लगती है। इस पर कैलाश अपनी सफाई देता है और सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि केसेस भले ही हों, लेकिन लोग मुझसे प्यार करते हैं, और वैसे भी वो केसेस ऑपोजिशन वालों की साजिशें हैं, नहीं तो अब तक मुझे सजा हो जाती। पर तभी ऑडियंस से एक आवाज आती है कि लोग तो पागल हैं जो कुछ नहीं जानते। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि वो आवाज एल्गार की ही थी। इसके बाद कैलाश इरिटेट होकर नैना से पूछता है कि ये सब क्या है। तो नैना कहती है, ये ऑडियंस है, आम जनता, इसलिए इन्हें तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तभी कैलाश बोलता है कि अगर मैं इतना बुरा हूँ तो गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड क्यों दिया, इस बारे में तो कोई सवाल नहीं करता। पर तभी एल्गार तपाक से कहता है कि पैसे देकर गधे को भी अवार्ड दिलवा सकते हैं, उसमें क्या है। तो इस पर वापस से सब हंसने लगते हैं, और इस तरह से कैलाश काफी ब्रूटल रोस्ट हो जाता है। इसके बाद एल्गार स्टेज की तरफ बढ़ता है, जबकि नैना उसे वहीं से बात करने को कहती है। लेकिन एल्गार फुल मूड में होता है, इसलिए वो कैलाश को लगातार रोस्ट करता जाता है। फिर कैलाश तंग आकर वहां से उठ जाता है और जाने लगता है, लेकिन एल्गार उससे कहता है, रुक, जा कहां रहा है। पर कैलाश नहीं रुकता, तो शॉकिंगली एल्गार एकदम से कैलाश के पैर में गोली मार देता है। ये देखकर स्टूडियो में अफरा तफरी मच जाती है और लोग लाइव शो से चीखते हुए भागने लगते हैं। हालांकि एल्गार सबको रोक देता है और कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। फिर नैना घबराकर कहती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, इनका खून बहुत बह रहा है। तो एल्गार हंसते हुए कहता है, अरे ये तो हीरो है ना, बोलो इसे खुद पैर पर हाथ रख के खून को रोक ले। फिर वो खुद कैलाश के पास जाता है और एक कपड़ा देता है ताकि वो अपनी ब्लीडिंग रोक सके। वो आगे कहता है कि आज तू नहीं मरेगा, लेकिन यहाँ कोई एक तो मरेगा, और वो भी अगले 1 घंटे में। इसके बाद खबर मिलते ही बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और DCP कबीर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। फिर कबीर सिक्योरिटी से पूछता है कि इतने बड़े शो में वो आदमी अंदर गन लेकर कैसे आ गया। तो सिक्योरिटी कहती है कि सर, वो कोई गन नहीं, बल्कि सिर्फ एक छाता लेकर गया था। अब ये सुनकर कबीर को अजीब लगता है, क्योंकि आज बारिश भी नहीं हो रही। पर तभी अचानक उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। उधर अंदर नैना अब एल्गार से पूछती है कि वो मरने वाला आदमी कौन है। तो एल्गार कहता है कि उस आदमी का नाम है नारायण। इसके बाद हरी तुरंत अपने लोगों को नारायण के बारे में पता करने को बोलता है, जबकि कबीर बाहर प्लान बनाता है कि पहले उस आदमी की डिमांड्स पता करो और फिर अंदर घुसो,
क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है। इधर अंदर एल्गार ने साफ बोल दिया था कि अब चाहे पुलिस आए, आर्मी आए या गवर्नमेंट आए, लेकिन 1 घंटे में एक आदमी तो मरेगा ही मरेगा। इसके बाद एल्गार नैना का फोन मांगता है और पुलिस से बात करने के लिए कहता है। फिर कबीर नैना के फोन पर कॉल करता है और उसकी डिमांड्स पूछता है, लेकिन ये सुनकर एल्गार फोन काट देता है, यानी उसकी कोई डिमांड नहीं थी। इसके बाद नैना उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। तो एल्गार काउंटर में पूछता है कि तुमने क्रिम्सन स्काई बुक पढ़ी है, या फिर आई ऑफ अ हंटर, या आर्यन, या ब्लीडिंग हार्ट। तो नैना कहती है नहीं, इनमें से मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये सुनकर अब एल्गार मुस्कुराता है, तो नैना समझ जाती है कि ये सब उसकी लिखी किताबें हैं। फिर वो पूछती है कि क्या तुम राइटर हो। तो एल्गार कहता है हाँ, एक फेल्ड राइटर। वो बताता है कि पब्लिशर ने कहा था कि मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है, जबकि इन किताबों को पूरा करने में मुझे 10 साल लग गए। मैंने इनके लिए रिसर्च की, इतना ट्रैवल किया, जबकि पब्लिशर ने जज करने में बस कुछ मिनट लगाए। फिर नैना पूछती है कि उस पब्लिशर का नाम नारायण था क्या, और तुम उससे गुस्सा हो। तो एल्गार इसके लिए मना कर देता है। आगे नैना कहती है, तो फिर बात क्या है, आखिर तुम नारायण को क्यों मारना चाहते हो, और उसका इस सबसे क्या लेना देना है। तो एल्गार गहरी सांस लेकर कहता है कि मेरा एक सपना था कि लोग मेरी किताबें पढ़ें, उन्हें समझे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए अब मैं एक ऐसा प्लॉट लिख रहा हूँ जो सबको याद रहेगा, और इस किताब के कैरेक्टर्स यही सब लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वो पल भर रुककर नैना की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी अब मेरी कहानी की किरदार हो। अब एल्गार नैना को अपनी किताब का पूरा प्लॉट बताता है। वो कहता है कि अगले 5 दिनों में हर दिन एक शख्स मरेगा, मतलब 5 दिन 5 मौतें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये पूरी कहानी कुल 6 दिनों की है, और यही इसका मुख्य प्लॉट है। हालांकि जो भी शख्स मरने वाला होगा, उसका नाम एल्गार अपने मरने से ठीक 1 घंटे पहले बता देगा। उधर कबीर पूरी प्लानिंग कर चुका होता है कि अब हम बिल्डिंग में घुसेंगे, सबको सुरक्षित निकालेंगे और एल्गार को गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं नैना एल्गार का प्लॉट सुनकर कहती है कि ये तो घिसा पिटा प्लॉट है, इससे बेहतर तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, जिसके बाद उसे सिर्फ 5 साल की सजा होगी। और वैसे भी अब वो लाइव शो में आकर फेमस हो चुका है, और जेल में बैठकर भी वो किताब तो लिख सकता है, क्योंकि पहली किताबें लिखने में तो उसे 10 साल लगे थे, इसलिए 5 साल ज्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन एल्गार को पूरा विश्वास था कि उसका ये प्लॉट सबसे अलग और यादगार होने वाला है। उसी दौरान हरी पूरी ऑडियंस लिस्ट को चेक करता है, लेकिन उसमें नारायण नाम का कोई भी शख्स नहीं मिलता। ये बात वो कम्युनिकेशन के जरिए नैना को बता देता है, पर तभी कुछ नोटिस करते हुए वो उसे ये भी बताता है कि एल्गार का पूरा नाम ही नारायण एल्गार है, यानी एल्गार एन। इधर एल्गार कहता है कि अब चाहकर भी वो इन 5 मौतों को नहीं रोक सकते और ना ही उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ अब सवाल ये था कि आखिर हरी ने लाइव कट क्यों नहीं किया। तो ऐसा इसीलिए था क्योंकि एल्गार ने पहले ही साफ बोल दिया था कि अगर लाइव कट हुई तो सबसे पहले नैना मारी जाएगी। अब नैना बात को कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या वही नारायण है, जिस पर वो हाँ बोलता है। वो कहता है कि हाँ वही है नारायण, लेकिन पहले वो एल्गार था और उन लोगों ने मिलकर उसे नारायण बना दिया। मतलब साफ था कि उसकी सालों की मेहनत की किसी ने कदर नहीं की, इसीलिए उसने खुद को बदल लिया, एक ऐसी पर्सनैलिटी में बदल गया जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। अब नैना उसे कहती है कि वो खुद को क्यों मारेगा, और अगर खुद को मारेगा तो बाकी मौतें कैसे होंगी, उन्हें कौन खत्म करेगा। तभी एल्गार उसे कहता है कि सब कुछ उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब वो नैना को कुछ और बातें बताता है, जैसे कि नैना इस कहानी की हीरोइन है, जबकि हीरो की एंट्री तो अभी हुई ही नहीं थी, और विलेन तो खुद एल्गार है। फिर इतना कहकर वो खुद को शूट कर लेता है, और 1 सेकंड के लिए ये सीन देखने के बाद तो मेरे ही होश उड़ गए थे कि आखिर ये कैसे हुआ। खैर, इसके बाद अगले दिन हम कुछ सीनियर ऑफिसर्स को आपस में बात करते देखते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अगर एल्गार खत्म हो चुका है तो शायद केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस केस में कुछ तो मिसिंग था जिसे सॉल्व करना जरूरी है, और इसीलिए वो लोग इस केस को एक नए डीसीपी के हाथों देते हैं, जिसका नाम है नंबी। अब हम नंबी को कोर्ट में देखते हैं, जहां वो अपनी बीवी अनीता के साथ था। दरअसल अनीता नंबी से तलाक चाहती थी, क्योंकि नंबी हमेशा काम में ही उलझा रहता था और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। साथ ही पति पत्नी होने के बावजूद दोनों बहुत ही कम मिलते थे, इसलिए अनीता ने तलाक की अर्जी डाली थी। लेकिन नंबी तलाक लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अनीता को बहुत प्यार करता था। इसलिए कोर्ट में डेट आगे बढ़ा दी जाती है ताकि दोनों अच्छे से फैसला कर सकें और सोच समझ सकें। अब बाहर अनीता नंबी से कहती है कि उसे उसकी परवाह है, लेकिन वो उससे अब प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर नंबी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था।
वो पिछले 8 सालों से साथ थे और अनीता नंबी को एक क्राइम सीन के दौरान मिली थी। खैर, आगे हम देखते हैं कि नंबी नैना से मिलने जाता है उसी केस के सिलसिले में। वो उससे सारी डिटेल्स लेता है कि आखिर क्या क्या हुआ था और उस आदमी ने भी आखिर यही शो क्यों चुना। तो नैना कहती है कि ऑब्वियस सी बात है, हाई टीआरपी और पॉपुलैरिटी के लिए। लेकिन एक और वजह भी थी। दरअसल उसने ये शो अपनी टाइमिंग के हिसाब से चुना था। असल में शो में एंटर होने से पहले उसने सीसीटीवी कैमरे तक को हैक कर लिया था और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। यहाँ नंबी उसके घर पर भी छानबीन करता है और वहां से उसे पता चलता है कि एल्गार का एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल है और नाम सूर्या है। साथ ही उसकी बीवी का नाम एलिस था जो कि एक क्रिश्चियन थी। लेकिन एल्गार के साथ कोई नहीं रहता था, वो अकेला ही रहता था। फिर उसे एल्गार के बेटे के बारे में पता चलता है कि वो काफी लड़ाकू लड़का है और किसी से भी उसकी नहीं बनती। अब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी क्योंकि एल्गार के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ जली हुई चीजें मिलती हैं जो एल्गार ने जलाई थी और उनमें एक खाली नोटबुक भी थी। अब नंबी के हिसाब से एल्गार ने ये सब अटेंशन के लिए नहीं किया था क्योंकि जो गन उसने इस्तेमाल की थी उसे अरेंज करना भी आसान नहीं था। नंबी को वो आदमी भी मिल जाता है जिसके जरिए एल्गार ने गन स्टूडियो में रखवाई थी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि जब स्टूडियो वाला सीन हो रहा था तो उसी वक्त 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे कि वो पागल यहाँ आया था और उसने हमसे कुछ दवाइयाँ ली थी। अब इसी के चलते चीजें काफी वियर्ड हो रही थी कि आखिर एल्गार का असली मकसद क्या था। दरअसल स्टूडियो में फोन अलाउड नहीं था, इसलिए एल्गार ने एक बक्से में गन रखी थी और वहाँ के कर्मचारी को 200 रुपए दे दिए थे। वो भी ये कहकर कि बक्से में फोन है जिससे वो रिकॉर्डिंग करना चाहता है क्योंकि वो कैलाश का फैन है। और इसी वजह से उस कर्मचारी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 200 रुपए के लिए बक्सा अंदर रख दिया। अब इन सब में वो एक बात भूल रहे थे कि आज सेकेंड डे है, यानी एल्गार का दूसरा विक्टिम आज खत्म होने वाला था। लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था कि वो विक्टिम कौन होने वाला है। और तभी शॉकिंगली शाम को स्ट्रीट एलईडी पर एल्गार का एक वीडियो चलने लगता है। उस वीडियो में वो कहता है कि सब उसे भूल तो नहीं गए क्योंकि आज उसका दूसरा विक्टिम खत्म होगा जिसका नाम अशोक है। ये सुनकर हर जगह पर हड़कंप मच गया था क्योंकि जितने भी अशोक नाम के लोग थे वो डरने लगे थे। इवन पॉलिटिशियन अशोक भी डर रहा था। नंबी भी सोचता है कि आखिर कौन अशोक हो सकता है जिसके साथ गलत होगा। अब यहाँ पर जो वीडियो रिलीज हुई थी वो प्री रिकॉर्डेड थी और नंबी के हिसाब से कोई ना कोई तो है जो एल्गार की बाहर से हेल्प कर रहा है हैकिंग वगैरह करने में, यानी उसी स्ट्रीट के एलईडी को हैक किया गया था। रात में हम अशोक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि टेलीफोन बूथ पर जाता है अपने बेटे को कॉल करने के लिए। लेकिन उसकी पोती फोन उठाती है और तभी टेलीफोन बूथ पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद नंबी आता है जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई थी जिनसे उनको पता चलता है कि ये धमाका आरडीएक्स एक्सप्लोजिव के जरिए कराया गया है और इस एक्सप्लोजन को इस तरह से प्लान किया गया था जिससे कि खाली टारगेट मारा जाए और दूसरों को कुछ भी ना हो। अब यहाँ पर तीसरा दिन शुरू होता है जहाँ पर नंबी अशोक के घर पर आता है। अशोक के घर पर उसे एक पेटी मिलती है जिसमें उसकी कई सारी पुरानी फोटोज थी और साथ ही साथ उसमें उसकी पोती की भी फोटो मौजूद थी। इस सब से उसको पता लगता है कि अशोक जो था वो असल में बहुत पहले आर्मी में था। साथ ही साथ नंबी को बहुत कुछ पता चलता है जैसे कि एल्गार ने वो गन ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। अब बात की जाए हैकिंग के बारे में तो जो एल्गार था उसने इंजीनियरिंग की हुई थी और उसको हैकिंग बहुत ही अच्छे से आती थी। उसने ये सब पहले से ही सेट किया हुआ था, यानी कि ये वीडियो कब टेलीकास्ट होगी सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था। और जहां तक उसको लगता है एल्गार ने ये अकेले ही प्लान किया होगा। अब नंबी तभी नैना को कॉल करके पूछता है कि खत्म होने से पहले एल्गार ने कौन कौन सी बुक्स का जिक्र किया था, जिस पर वो सारी किताबों का नाम लेती है इंक्लूडिंग आर्यन। लेकिन आर्यन किताब तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब आर्यन ही वही किताब है जो एल्गार के केस को सॉल्व करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। अब नंबी सबसे पहले अशोक के बेटे से पूछताछ करता है लेकिन उसे कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इवन उसे एल्गार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो एल्गार के बेटे से पूछताछ करते हैं जो कि इन लोगों से बचकर भाग रहा था। अब यहाँ नंबी उससे उसके पिता के बारे में पूछताछ करता है। तब सूर्या बताता है कि वो अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करता था और तो और जब बात करता था तब उसके पिता एक ही बात कहते थे कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसने उसे एक किताब भी दी थी जो कि सूर्या ने आज तक नहीं पढ़ी और ना ही वो पढ़ना चाहता था। फिर नंबी पूछता है कि क्या उस किताब का नाम आर्यन था।
तो वो मना करता है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो किताब उसने उसे 2 साल पहले दी थी। इसके बाद सूर्या उसे एक और जानकारी देता है। वो बताता है कि कई बार रात में वो अपने पिता की आवाज सुनता था और जब वो चेक करता था तो तब उसके पिता मिट्टी में गंदे मिलते थे। इसके बाद नंबी एक बुक पब्लिशर के पास में जाता है और उससे पूछताछ करता है कि एल्गार की किताबों की रॉयल्टी किसके पास जाती है। तो वो बताता है कि वो जो पैसा है वो एडवोकेट के पास जाता है, लेकिन वो कौन है किसी को भी नहीं पता। एल्गार कहता है कि वक्त आने पर वो खुद उनके सामने आएगा। लिस्ट के अंदर पहला खून जो हुआ था वो एल्गार का खुद का हुआ था, वो भी उसी के हाथों, और इसे एल्गार ने अपनी लिस्ट में ऐड किया था। मतलब कि फर्स्ट डे फर्स्ट किल एल्गार ही था। यहाँ पर एल्गार जो था वो लोनली मैन था, बिल्कुल अकेला, और सेम अशोक भी अकेला था और उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था और वो उससे बात तक नहीं करता था। सो अकॉर्डिंग टू नंबी, एल्गार का यहाँ पर लोगों को मारने का जो पैटर्न था वो यहाँ पर उन लोगों का था जो कि अकेले हैं, मतलब कि लोनली ओल्ड मैन। और यही बात वो अपने सीनियर को बताता है, लेकिन उसका ये पैटर्न प्रेडिक्शन जो था वो फेल हो गया था, क्योंकि रात में एल्गार का वीडियो एक टीवी चैनल की जगह पर चलता है। मतलब कि वो टीवी चैनल हैक हो चुका था। जिसके बाद एल्गार कहता है कि इक्वालिटी, यानी वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता था, इसलिए उसकी नेक्स्ट विक्टिम रजिया होगी। उसकी बातें सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। अब सीनियर ऑफिसर नंबी पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने तो कहा था कि उसका शिकार खाली लोनली ओल्ड मैन होंगे, तो फिर ये सब क्या है। अब नंबी का सीनियर उसको ये कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस रजिया नाम की औरत को ढूंढना शुरू करे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी खून और हुआ तो पूरे स्टेट के अंदर पैनिक मच जाएगा। उधर हम रजिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल डांसर थी और एक मुस्लिम भी। तभी हम रजिया को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं और परफॉर्मेंस करते हुए उसकी नाक से खून आने लगता है और वो गिर पड़ती है, यानी कि वो वहीं ऑन द स्पॉट मारी गई थी। और इस तरह से ये लोग उसकी भी मौत को नहीं रोक पाते। अब अगला दिन आता है। यहाँ पर नंबी हॉस्पिटल के अंदर था और वहाँ उसे रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है। असल में रजिया की रिपोर्ट के अंदर आया था कि रजिया की मौत असल में साइनाइड नाम के जहर से हुई है और ये पॉइजन उसके मेकअप के अंदर मिलाया गया था। इसलिए नंबी हर एक चीज अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ खास सुराग नहीं लगता। इवन सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कुछ नहीं था। जिसके बाद हमें रजिया और अशोक की डॉक्यूमेंट्री बताई जाती है, जहां पर हमको ये पता चलता है कि अशोक बहुत ही बहादुर था। उसने अपने आर्मी वाले टाइम पर 6 साथियों को मौत से खेलकर बचाया था। वहीं रजिया एक डांसर थी और वो अपने एरिया में गरीब बच्चों को डांस सिखाया करती थी। लेकिन इससे सोसाइटी को बहुत ही दिक्कत थी कि रजिया एक मुसलमान होकर यहाँ पर भरतनाट्यम कैसे कर सकती है या कैसे सिखा सकती है। और इसी चीज को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी वालों ने रजिया की डांस क्लास को बंद करवा दिया था। साथ ही साथ उसको बहुत ही जलील भी करा गया था। यहाँ पर अब मौत का पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर सा हो गया था। जैसे अशोक अपने काम में ऑनेस्ट हुआ करता था, वैसे ही रजिया भी अपने काम में अच्छी और ईमानदार हुआ करती थी। अब इस बीच नंबी को उस शख्स के बारे में पता लगता है जिसने एल्गार को RDX दिया था। अब नंबी जल्दी से उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जिस आदमी को नंबी पकड़ने जा रहा था वो ऐसे ही इल्लीगल कामों में लगा रहता था। उसका साथ उसका बड़ा भाई बलराम दिया करता था। नंबी को वो आदमी मिल जाता है, लेकिन नंबी को देखते ही वो एकदम से भागना शुरू कर देता है। नंबी उसका पीछा करता हुआ उसी इलाके में चला जाता है जहाँ पर कई गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन नंबी उनका सामना करके आखिर में बलराम के भाई को पकड़कर थाने ले आता है। अब बलराम का भाई कन्फेस करता है कि हाँ, उसी ने RDX और साइनाइड सप्लाई किया था और एल्गार ने जरूरत से ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसके बावजूद एल्गार ने 2 और केमिकल्स मांगे थे जो बलराम के भाई के पास नहीं थे, यानी उसने बाकी के खून भी पॉइजन से ही प्लान किए हैं। अब ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन नंबी के अकॉर्डिंग उन्हें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि विक्टिम का नाम अनाउंस होने के बाद उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है और 1 घंटे में उन्हें उस विक्टिम को मरने से पहले ढूंढना होगा। सेम चीज एल्गार ने टीवी पर भी कही थी कि मरने वाला जो होगा वो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, और ये पैटर्न आने वाले खूनों में बिल्कुल सिमिलर था। इसके बाद सीन शाम पर आता है, जहाँ पर सबके टेलीग्राम के ऊपर एक वीडियो आती है जो एल्गार की ही थी, और अब वो अपना अगला शिकार अनाउंस करने वाला था। लेकिन इससे पहले वो ये बात बताता है कि ये सारे खून उसने अकेले ही किए हैं। इसलिए लोगों को यकीन दिलवाने के लिए वो एक वीडियो शेयर करता है जिसमें वो टेलीफोन बूथ पर RDX लगा रहा था, और ये सब उसने परफेक्ट कैलकुलेशन के चलते किया था। यहाँ पर अब वो अपना नेक्स्ट विक्टिम अनाउंस करता है और उसका नाम युवराज बताता है।
अब ये सुनकर सारे लोग हैरान थे। सभी अपने अपने पहचान वाले युवराज को कॉल मिला रहे थे। अब तो पुलिस भी इस काम में लग चुकी थी। आज चौथा दिन था, मतलब चौथा विक्टिम यहाँ मरना तय था। फिर नंबी बहुत से युवराज के बारे में पता लगवाता है, लेकिन कोई भी युवराज उसके विक्टिम के पैटर्न से मैच नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर गुत्थी फिर से और ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मरता। शायद उसका प्लान फेल हो गया था, ऐसा नंबी और बाकियों को लग रहा होता है। खैर, अब नंबी के सीनियर ऑफिसर उसे आराम करने के लिए कहते हैं, इसलिए नंबी घर जाते वक्त भी इसी केस के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा पेचीदा केस था। उधर हम बलराम को देखते हैं, जो कि अपने भाई की गिरफ्तारी से बहुत नाराज था, इसलिए वो नंबी को मारना चाहता था। इसी के साथ अब 5वां दिन आ गया था, जहां हम युवराज नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वो असल में एक सी ड्राइवर था। वो सी को पोल्यूशन से बचाने के लिए अक्सर प्रोटेस्ट करता रहता था, यानी वो एक डीप सी ड्राइवर था। लेकिन आज कुछ अजीब होता है। जब वो अंडर वाटर गया तब उसकी जान चली गई और उसके साथी ने पुलिस वाले को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तभी स्पॉट पर नंबी और बाकी लोग आ जाते हैं, जहां पर नंबी को पता चलता है कि युवराज की मौत पानी के अंदर दम घुटने से हुई है। लेकिन दम कैसे घुटा? उसने तो सिलेंडर पहन रखा था। तब जाकर हमें एक्सप्लेनेशन समझ में आती है। दरअसल युवराज के ऑक्सीजन टैंक के अंदर खाली ऑक्सीजन भरा हुआ था, लेकिन होता यह है कि अक्सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स की जाती है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। मतलब कि यहाँ काफी ज्यादा स्मार्ट तरीके से उसका खून कराया गया था, और इसकी तारीफ इसीलिए हो रही है क्योंकि ये प्री प्लान्ड खून था। अब ये सब देखकर नंबी का दिमाग हिल चुका था, क्योंकि एक और मौत उसके सामने हो गई थी और वो कुछ भी कर नहीं पाया था। फिर नंबी थोड़ा दिमाग लगाता है तो उसको समझ में आता है कि ये जो पूरी चीजें हो रही हैं, वो असल में उसकी किताब के हिसाब से हो रही थी। मतलब कि ये सब किताब का प्लॉट है, और बुक का नाम है आर्यन। साथ ही आर्यन इसका नाम इसलिए है क्योंकि जिन 5 लोगों को वो मारेगा वो इस किताब के टाइटल के नाम से थे, जैसे कि ए से एल्गार, ए से अशोक, आर से रजिया और वाई से युवराज। और अब 2 अल्फाबेट्स बचे हुए थे, ए और एन, जिसमें कौन मरने वाला है किसी को भी नहीं पता। अब नंबी यहाँ पर और चीजें फाइंड आउट करता है, जहाँ वो अपने सीनियर के सामने बताता है कि जितने भी लोग मारे गए थे वो सब अपने एक शेड्यूल के हिसाब से मारे गए थे। मतलब कि वो चीज वो अक्सर किया करते थे। जैसे अशोक हर 2 दिन में अपने बेटे को कॉल करता था अपनी पोती से बात करने के लिए। रजिया स्टेज पर परफॉर्म दिया करती थी और तभी वो मेकअप भी लगाती थी। और युवराज अक्सर डीप सी ड्राइविंग करके प्रोटेस्ट करता था, इसलिए एल्गार ने सालों तक उनके रूटीन पर ध्यान रखा होगा, उनको ऑब्जर्व किया होगा और उनकी एक्टिविटी नोट करके ये सब प्लान किया। लेकिन सीनियर पूछता है कि वो लोग ये सब कैसे रोकेंगे। अब तभी नंबी एक टेक्नीशियन को हायर करता है। टेक्नीशियन बताता है कि आखिर एल्गार मैसेजेस कैसे भेजता है। दरअसल इसको अंजाम देने के लिए उसने पाइथन स्क्रिप्टिंग प्लस क्रोन जॉब के जरिए ये सब किया है। ये सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली जा रही थी, यानी इस तरह से इसको सेट कराया गया था। लेकिन अब बात ये थी कि उसका अगला विक्टिम कौन होगा। इसी बीच नंबी को एल्गार के एडवोकेट के द्वारा बुलाया जाता है, जहां एडवोकेट नंबी को वसीयत दिखाता है जो एल्गार ने 2 हफ्ते पहले लिखी थी, जिसके हिसाब से एल्गार अपनी किताब की रॉयल्टी, किताब के राइट्स, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ एक संस्था को दान कर रहा है। इसके अंदर पुलिस वेलफेयर फंड, केयर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, नाइट एंगल वेलफेयर जिसमें नर्सेज वेलफेयर चैरिटी होती है, आर्मी वेलफेयर, टीचर वेलफेयर फंड और ग्रीन पीस फंड यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड को डोनेट कराया गया है। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एल्गार ने अपने विक्टिम से रिलेटेड ही फंड किए थे, जैसे आर्मी फंड अशोक के लिए, टीचर वेलफेयर फंड रजिया के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड युवराज के लिए। मतलब कि उसके सारे विक्टिम्स और कोई नहीं बल्कि पब्लिक एक्टिविस्ट होंगे। और अब उसका अगला टारगेट या तो नर्स डॉक्टर से रिलेटेड होगा या फिर वुमेन राइट एक्टिविस्ट हो सकती हैं, क्योंकि केयर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक वुमेन राइट्स एनजीओ है। अब इसी बीच एक और वीडियो मीडिया के जरिए लोगों के सामने आ गई थी, जिसमें वो बताता है अपने नेक्स्ट विक्टिम के बारे में, और उसका नाम होगा आशा। ये सुनते ही नंबी और उसकी टीम तुरंत काम पर लग जाती है। उन्हें आशा नाम की एक नर्स के बारे में पता चलता है। एल्गार के केस में हर विक्टिम का एक बुरा पास्ट होता है, और जिस आशा के बारे में उन्होंने पता लगाया था वो एक नर्स थी, और उसका पति भी उसी के साथ नर्स वाला काम करता था। उसने और उसके पति ने कोविड-19 के दौरान कई मरीजों का साथ दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पति को भी कोविड ने घेर लिया और फिर वो जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन उस वक्त समय बहुत खराब था, इसलिए आशा से सभी लोगों ने उसकी जॉब तक छीन ली थी। उसे कोविड ना होते हुए भी क्वारंटाइन में रख दिया गया था। सबसे बड़ी बात ये कि आशा को उसके पति का कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाया था,
यहाँ नंबी समझ गया था कि ये वही आशा होगी, इसलिए वो जल्दी से उसके घर पर जाता है। लेकिन वहाँ से उसको पता लगता है कि आशा अपने पति की ग्रेव पर गई है, क्योंकि आज उसके पति की डेथ एनिवर्सरी थी। फिर नंबी जल्दी से वहाँ पर जाता है, जहाँ वो आशा को देखता है, जो कि अपने पति की कब्र के सामने कैंडल जला रही थी। अब नंबी चैन की सांस लेता है, क्योंकि आशा अभी तक सही सलामत थी। फिर वो आशा के पास आता है और उसे ये कहता है कि उसकी जान को खतरा है और इसीलिए उसे उनके साथ जाना होगा। फिर नंबी उसे पुलिस की कार में बैठा देता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी उंगली पर खून है और ये खून आशा का ही था। फिर नंबी जल्दी से आशा वाला व्हीकल रुकवाता है और आशा को देखता है, जो कि अब जिंदा नहीं थी। दरअसल उस कैंडल के ऊपर साइनाइड लगा हुआ था और ये देखकर नंबी टूट जाता है। अब मीडिया और बाकी लोग नंबी की योग्यता पर बहुत सवाल उठाते हैं और उसको काफी बुरा भला कहा जाता है और इस केस ने नंबी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन तभी अनीता उसे कॉल करके समझाती है और उसे संभालती है, लेकिन वो दिल से पूरी तरह से टूट गया था। अब अगले दिन एक सफाई करने वाली लेडी को एक फोन मिलता है, जिसमें लास्ट विक्टिम के बारे में प्री रिकॉर्डेड वीडियो थी। वो लेडी इसके बारे में पुलिस को बताती है और उसके बाद पुलिस उस फोन की वीडियो को अपने डिपार्टमेंट में चलाती है। यहाँ पर वीडियो में एल्गार बताता है कि उसका आखिरी विक्टिम का नाम एन से होगा, लेकिन यहाँ पर वो वीडियो में बोलते वक्त नंबी का नाम लेता है और कहता है कि नंबी सर, मतलब कि उसका इशारा सीधा नंबी पर था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे था? और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर एल्गार को कैसे पता था कि नंबी ही इस केस को संभालेगा। हालांकि नंबी इन सबको नहीं मानता, इसीलिए वो कहता है कि वो उसका विक्टिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई पब्लिक एक्टिविस्ट तो है नहीं। लेकिन नंबी कॉलेज टाइम पर एक एक्टिविस्ट रह चुका था, पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि नंबी ही वो विक्टिम होगा। तो इस तरह अब नंबी यहाँ इस चीज को बिल्कुल नकार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई वुमेन राइट एक्टिविस्ट हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तब सीनियर ऑफिसर कहता है कि नंबी को फिर भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो लोगों को लगेगा कि पुलिस खुद की रक्षा नहीं कर पाई तो उनकी क्या करेगी। अब यहाँ नंबी कहता है कि ठीक है, वो खुद को संभाल कर रखेगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। इसी बीच नंबी को उसका टेक्नीशियन बताता है कि इस वीडियो की फ्रेम पहले वाली वीडियो से और भी बड़ी है, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। तभी नंबी बैकग्राउंड में उसी नोटबुक को देखता है, जो कि जले हुए सामान में से मिली थी। नंबी समझ गया था कि ये नोटबुक किसी तरफ तो इशारा कर रही है। अब जल्दी से नंबी उस एविडेंस रूम के अंदर किताब को देखता है, जिसकी खाली पन्नों पर कुछ केमिकल्स लगे हुए थे। इसे आग के सामने लाते ही उसमें एल्गार के घर का नक्शा दिखाई देने लगता है और उसमें से एक रूम जो एल्गार ने हाईलाइट किया था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ठीक से चेक नहीं किया गया था। लेकिन नंबी अब दोबारा उस रूम को चेक करने जाता है, जहाँ बीच में दरगाह आती है, जहाँ पर काफी भीड़ जमा थी। अब इसी भीड़ के बीच में बलराम के गुंडे भी मौजूद थे, जो कि नंबी को मारना चाहते थे, लेकिन वो सही मौका ढूंढ रहे थे। इसी बीच एल्गार की तरफ से एक मैसेज कोड होकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों के फोन में आ गया था, जिसके अंदर लिखा हुआ था, अगली बारी तुम्हारी है। और इससे वहाँ पर हड़कंप मच जाता है, जहाँ पर सभी लोग नंबी को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर वो गुंडे आते हैं, जिनसे नंबी लड़ता है और आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ नंबी के साथियों को पता लगता है कि एक नलिनी नाम की लेडी गायब है, जो कि असल में एक ट्रांसजेंडर थी और वो करीब एक हफ्ते से गायब है। उन्हें लगता है कि वही अगली विक्टिम होगी। इधर नंबी एल्गार के घर पहुंचता है और वो एल्गार के उस रूम में जाता है जिसे एल्गार ने हाईलाइट किया था। वहाँ पर अब वो सुराग ढूंढने की कोशिश करता है और तभी वो बिस्तर को हटाकर देखता है, जहाँ पर शॉकिंगली उसको एक पूरा बेसमेंट मिलता है। फिर नंबी उस बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसके आगे एक रूम आता है और उस रूम के अंदर कदम रखते ही वो एक ग्लास के केज में बंद हो जाता है। और अब शुरुआत होती है आखिरी रिकॉर्डिंग की, जहाँ पर एल्गार वीडियो के जरिए नंबी का स्वागत करता है। अब एल्गार उसे उसकी कहानी का हीरो बता रहा था, यानी एल्गार ने पहले दिन जिस हीरो का जिक्र किया था, जो कि गायब था, वो कोई और नहीं बल्कि नंबी खुद है। लेकिन यहाँ पर एल्गार बोलता है कि उसने ये सब प्लान किस तरह से किया था, उसकी कैलकुलेशन कितनी सही थी। उसे सब पता था कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से काम वाली लेडी को उसकी रिकॉर्डिंग वाला फोन मिलने वाला था और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आशा अपने पति की डेथ एनिवर्सरी पर जाने वाली थी, यानी कि उसकी ग्रेव पर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट अभी भी यही था कि नंबी उसका आखिरी विक्टिम है या फिर नहीं, और एल्गार अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच उस केज के अंदर पानी भरने लगता है और वो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन नंबी किसी तरह से उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ गया था और तभी उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर वो नंबी को देखते हैं, जो कि एल्गार के ट्रैप से बच गया था। लेकिन नंबी कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है
और सबसे बड़ी बात ये कि नंबी को पता था कि अगर एल्गार को उसको खत्म करना होता तो वो बहुत पहले ही कर देता, या फिर ऐसा कमजोर कांच तो बिल्कुल भी नहीं बनाता। तभी उसके साथी उसको ये बताते हैं कि एक नलिनी नाम की ट्रांसजेंडर हफ्ते भर से गायब है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी नंबी सरफेस को देखता है जो कि खोखला साउंड कर रहा था। फिर वो उस सरफेस को हटाता है और उसे वहाँ पर नलिनी मिल जाती है जो कि ऑक्सीजन पर जिंदा थी। अब यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। यानी यहाँ पर जो रियल विक्टिम थी वो कोई और नहीं बल्कि नलिनी खुद थी। लेकिन नलिनी अब बच चुकी थी और केस सॉल्व हो गया था। इसके बाद कॉन्फ्रेंस में हम नंबी को देखते हैं। नंबी से पूछा जाता है कि एल्गार ने आखिरकार ये सब किया क्यों। तो नंबी सबको बताता है कि ये सब उसने किया था अटेंशन के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के लिए। देखा जाए तो ये जितने भी लोग थे या फिर ये एक्टिविस्ट जो थे समुद्र के लिए आवाज उठाते थे और ये सभी लोग हीरो थे, लेकिन किसी ने भी इनको जीते जी अप्रिशिएट नहीं किया। सभी लोग इन्हें इग्नोर करते हुए आए थे और इनके कामों को कभी भी किसी ने नहीं देखा। जैसे कि एल्गार के कामों को सबने इग्नोर किया और ये सोसाइटी के वो पिलर्स थे जिन पर लोगों का ध्यान कभी नहीं गया और इनको इनके अच्छे कामों के बावजूद भी बुरी तरह से जज किया गया। जैसे अशोक जो था वो आर्मी के अंदर था और उसने अपने 6 साथियों की जान बचाई थी, लेकिन उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो एक अच्छी ढंग की नौकरी कर सके और इसीलिए उसे गार्ड बनना पड़ा, जो कि यहाँ पर सोसाइटी के फेलियर को दर्शाता है, गवर्नमेंट के फेलियर को दर्शाता है। अब रजिया जो बच्चों को डांस सिखाना चाहती थी उसे भी कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला सिवाय टॉन्ट और सोसाइटी के नेगेटिव प्रेशर के। सेम बाकियों के साथ भी था, किसी ने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया और यही सब एल्गार के साथ भी था। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर नंबी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तब उसका साथी उसे एक नोटबुक देता है जो कि उसे एल्गार के घर से मिली थी। यहाँ उस नोटबुक में आर्यन की कहानी लिखी हुई थी जिसमें एल्गार ने लिखा था कि वो नंबी के पीछे ही था और नंबी पर वो सालों से नजर रख रहा था, यानी कि उसने उसे हीरो बनाया था और उसकी कहानी में लास्ट विक्टिम वही था। तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आर्यन फिल्म की कहानी। इसलिए अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।